पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने रखा अपना पक्ष। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 4 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। 135 विशेष शिक्षकों की होगी भर्ती। स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा। हरिद्वार में जेल में बंद पूर्व बीजेपी नेत्री को वीआईपी सुविधा का लगाया आरोप। पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मामले पर भी बीजेपी पर हमला। हल्द्वानी में नहर में गाड़ी गिरी, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क में गड्ढों को बताया जा रहा है हादसे का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पर हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से उन्होंने मुलाकात की, जहां उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट के साथ ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का जबरदस्त भव्य तरीके से स्वागत किया। नैनीताल से एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। उपराष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तबीयत बिगड़ी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ काफी भावुक भी हो गए और ज्यादा भावुक होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपने मित्र की बाह में झूल गए उपराष्ट्रपति। चिकित्सकों की टीम ने प्राथमिक उपचार उनको दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ज्यादा भावुक होने की वजह से बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। अपने मित्र की बाह में वो झूल गए और चिकित्सकों की टीम ने प्राथमिक उपचार उनको दिया। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो तबियत है वो अचानक से खराब हो गई। कुमाऊं के विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद अचानक से उनकी तबियत खराब हो गई। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। नैनीताल में वो मौजूद थे और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो जब शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और कहा जा रहा है कि इसी दौरान अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। दीपिका, आप बताइए क्या है ये पूरी खबर और किस तरीके से तबीयत अचानक से खराब होती है उपराष्ट्रपति की और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद उनको भर्ती कराना पड़ता है अस्पताल में इलाज के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ वो 3 दिवसीय नैनीताल दौरे पर हैं। आज जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती महोत्सव था, समारोह था जिसमें शिरकत वो करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ जो है उनके दोस्त जो 1989 में उनके साथ सांसद रहे थे वो भी वहां पर मौजूद थे और उनको देखकर वो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने पुराने दिन याद आते हैं, दोस्ती के दिन याद आते हैं जब वो अच्छे मित्र रहे थे। लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति हैं देश के और जो महेंद्रपाल है वो उत्तराखंड में रहते हैं, तो उनको देख के वो भावुक हो जाते हैं और जैसे मंच से उतरते हैं उनको गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। इस बीच दोनों ही काफी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं और इसी दौरान जो है उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाती है। मौके पर जो जवान मौजूद होते हैं वो उनको संभालते हैं और जो चिकित्सक की टीम वहां पर होती है उनका उपचार करती है और उसके बाद सीधा जो राज्यपाल भवन है नैनीताल में राज्यपाल के साथ धनखड़ जो है उनको वहां ले जाया जाता है, वहां का प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब उनकी स्थिति जो है बिल्कुल ठीक है। उनका जो भावुक होने के दौरान जो है बीपी लो हो जाता है जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिलहाल
उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो स्वस्थ है। जी दीपिका, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रही थी कि 3 दिन का उनका ये कार्यक्रम है, 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर वो पहुंचे हैं, तो और अभी तबीयत फिलहाल ठीक है, तो आगे क्या कुछ कार्यक्रम है उस बारे में कोई जानकारी? दीपिका, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रही हैं क्या आप? जी बिल्कुल, देखिए उनका जो 3 दिवसीय दौरा था वो कुमाऊं विश्वविद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम है उनमें शिरकत करने वो पहुंचे थे। आज एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की। कल जो है मीटिंग है अधिकारियों के साथ, उसमें वो शिरकत करेंगे, लेकिन अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है तभी वो शिरकत कर पाएंगे। अगर उनकी तबीयत खराब रहती है और अगर उनके बीपी लो की प्रॉब्लम फिर से होती है तो हो सकता है कि वो कार्यक्रम को स्थगित कर दे। लेकिन कल जो है उनकी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होनी है और इसके बाद वो एक बार फिर से जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय उसके एक अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और परसों सुबह जो है वो वापस प्रस्थान करेंगे यहाँ से। जी बहुत धन्यवाद आपका दीपिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी यहाँ पर जानकारी दे रही हैं कि अपने पुराने दोस्त को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ज़्यादा भावुक हो गए और इसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई। थोड़ा इमोशनल थे, है ना, तो फिर उनको गाड़ी में बिठा दिया और फिर नॉर्मल हो गए, हाथ हिलाते गए। बने एक साथ रहे, बहुत अच्छे संबंध। सुप्रीम कोर्ट में भी जाते थे, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर रहे, तो वहाँ भी बहुत बार साथ थे। तो इसलिए यहाँ आए हैं तो पूरा दौर अच्छा रहा हम लोगों का। और उनको थोड़ा ये था कि हल्का मेरे से संपत्ति रखते थे, उनको ये लगता था कि ये पीछे छूट गया, ये बेसिक थीम है इसकी। तो ऐसे नहीं, वो तो हमारे अच्छे मित्रों में से। स्वास्थ्य ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो हमें आशीर्वाद देते रहें और ये सबसे बड़ी बात होगी। देश के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी हमारे स्वर्ण जयंती समारोह नैनीताल विश्वविद्यालय में आए थे और बहुत अच्छा उनका उद्बोधन रहा हुआ। बीच में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सी गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं भी उनको देखने गया था, सारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ गई थी और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि जो जो उनके कार्यक्रम है वो सब यथावत रहेगा। और देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सीएम से और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। वन पर्यावरण सहित विभिन्न विषयों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई, चर्चा हुई। मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सीएम से उन्होंने मुलाकात की है। संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र रक्षकों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड में लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज से 50 साल पहले सत्ता के मन में चूर कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लागू कर लोकतंत्र को कुचलने का काम किया था। आज से 50 वर्ष पूर्व इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया और संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। और जैसा अभी यहाँ पर हमारे सामने एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति के कारण हठधर्मिता और तानाशाही रवैये का परिणाम था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव को दोषी ठहराते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता को 6 वर्ष के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। और उसी के भय से उन्होंने 25 जून को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपातकाल की घोषणा करवा दी गई। भारतीय संसद का गला घोट दिया गया। देश की जो स्वतंत्रता थी उसको बंधक बना दिया गया और न्यायपालिका की गरिमा तार तार कर लाखों देशवासियों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया गया।
आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों सहित हर उस आवाज का निर्ममता से दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। खबर है देहरादून से, जहां केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन्य जीव संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 3 दिवसीय इंडियन कंजर्वेशन सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के हिसाब से वन मंत्रालय कंजर्वेशन प्रोग्राम तैयार कर रहा है। उन्होंने सेमिनार में आए देश भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर से इस बात की अपील की कि परंपरा और विज्ञान को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ट्राइबल का पारंपरिक ज्ञान हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। पारंपरिक ज्ञान का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देश के 97 कंट्रीज जिनमें बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनमें इस कोलेशन को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के हिसाब से ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो हमारे यंग साइंटिस्ट काम करते हैं, पॉलिसी मेकर काम करते हैं, एकेडमिशियन काम करते हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं, उनको हम यहाँ पर बुला करके अलग अलग क्षेत्र में काम करने, जो उनके काम आते हैं, वो इकट्ठा आकर के अपनी नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़े। पिछले दिनों जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 7th मीटिंग हुई थी, उसमें भारत में जो इस समय कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट लॉयन चल रहा है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसकी तो समीक्षा की ही गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को निर्देशित भी किया था कि कंजर्वेशन में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। Director General of Forest, dignitaries from Ministry of Shri Bhupendra Yadav ji, as a show of respect and address and introduce the vision and spirit behind Icon 2025. उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला सुरक्षा और यूसीसी के उल्लंघन को लेकर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। ज्योति रौतेला ने जेल में बंद बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मामले को लेकर भी ज्योति रौतेला ने बीजेपी को घेरा है। वहीं बीजेपी ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को बेबुनियाद बताया। जेल में बंद पूर्व बीजेपी नेत्री को वीआईपी सुविधा, ज्योति रौतेला के आरोप से सियासी बखेड़ा। सुरेश राठौर मामले पर भी कांग्रेस भड़की, अंधेरे में कांग्रेस मार रही तीर, बीजेपी बोली। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जेल में बंद भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया है। ज्योति रौतेला ने कहा है कि पूर्व बीजेपी नेत्री ने अपनी नाबालिग बेटी का अपने प्रेमी और उसके साथियों से दुष्कर्म कराया, फिर भी महिला को हरिद्वार जेल में वीआईपी सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, उन्हें योग दिवस जैसे सरकारी आयोजनों में सम्मानित भी किया जा रहा है, जिससे साफ है कि बीजेपी के राज में किस तरह कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आरोपी महिला बीजेपी से जुड़ी रही है। ज्योति रौतेला ने आरोपी महिला का ऑडियो और योग दिवस की फोटो भी जारी की है। साथ ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मामले को लेकर भी ज्योति रौतेला ने बीजेपी को घेरा है। ज्योति रौतेला ने कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरी महिला को जीवन संगिनी बताकर यूसीसी का खुला उल्लंघन किया, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अंधेरे में तीर मार रही है। बीजेपी के मुताबिक अगर किसी भी आरोपी को बचाया गया तो क्या आरोपी महिला जेल में होती? बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मामले में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार होने की बात कही है। पूर्व
जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई। आज वो 5 जून को जेल में गई और उनकी कुछ फ़ोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं अभी आपको रिलीज़ करूँगी। साथ ही उनको योगा दिवस पे सम्मानित किया जाता है। उनका एक फ़ोटो योगा दिवस का जेल के अंदर का ये आया है, जो महिला 5 जून को अरेस्ट हुई है एक गंभीर मामले में, अपनी बेटी के साथ रेप करवाने के मामले में। उस महिला को, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है, तो उनको जेल में ये सुविधाएं दी जा रही हैं कि वो अपने केस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। कांग्रेस पार्टी के लोग अंधेरे में तीर मारने का काम कर रहे हैं और अगर किसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को बचाने का काम सरकार करती तो क्या वो जेल में होती? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो कुकृत्य करने वाले हैं, किसी प्रकार के इस तरह के कृत्य जो लोग करते हैं, उनकी जो कानून के दायरे में सज़ा होती है उसको दिए जाने का काम किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और वो इस तरह के मामलों को अगर जबरदस्ती तूल देने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं का भी अपमान कर रही है। हरिद्वार जेल में बंद पूर्व बीजेपी नेत्री की फोन से बातचीत की ऑडियो और योग दिवस की तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मामले में भी बीजेपी सवालों से घिरी है। देखना होगा कि इन मामलों पर आने वाले समय में कांग्रेस के हमले और कितना जोर पकड़ते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं टिहरी में झमाझम बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफी फायदा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल की रोपाई हो रही है। राजमा और मंडावा के लिए ये बारिश बताया जा रहा है कि काफी फायदेमंद है। कि इस समय जो भी खरीफ सीजन की हमारी बुआई हो चुकी है उसमें ये बारिश फायदेमंद है और जहाँ बुआई हो भी रही है, जहाँ रोपाई हो रही है, उसके लिए भी बारिश फायदेमंद है। इस समय मंडवा और झंगोरा की बुआई कहीं शेष रही होगी और कहीं होगी, अधिकतर हो चुकी है। लेकिन इसके बाद ये जो हमारी धान की रोपाई है उसका कार्यक्रम चल रहा होगा, तो उसके लिए भी फायदेमंद है बारिश। हरिद्वार में जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। चिंतन शिविर में सरकार और प्रशासन के सहयोग से किसानों की समस्याओं और संगठन को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर चिंतन किया गया। सीएए के तहत पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को भी सम्मानित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक ने सभी किसान संगठनों से आग्रह किया कि पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आएं। जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर है। यहाँ पर मांग की किसी प्रकार की वो डिमांड नहीं है हमारा यह संगठन का चिंतन शिविर है। जैसा कि नाम से ही आप जान गए होंगे कि संगठन को कैसे बढ़ाना है, कौन कौन सी किसान के मुद्दे हैं जिन्हें सुचारू रूप से जाके चलाया जा सके और उनको उस पर अमल किया जा सके, जिससे कि प्रशासन की भी मदद हो, सरकार की भी मदद हो और किसान का भला हो। कालाढूंगी नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 2 में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनता ने अपनी समस्याओं को रखा। अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने जनता की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश जारी किए। इस दौरान रेखा ने कहा कि महिला समूह बनाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और नारी सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 2 में जनता दरबार लगाया था। हमारे मेंबर साहब और हमारे सिटी मैनेजर पंत जी, इनको बुलाया था ताकि महिलाओं को जागरूक कर सके। हम स्वयं सहायता समूह के जरिए कैसे लघु उद्योग खोले जाते हैं, अपने रोजगार खोले। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अधिकतर इस पे जोर डाला है कि महिला सशक्त होंगी तो अर्थव्यवस्था, सामाजिक या राजनीतिक दोनों में ये बहुत ज़रूरी है कि इन्हें सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और लघु उद्योग के माध्यम से वह अपने परिवार में आय बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं और बालिकाओं को शिक्षाओं की प्राथमिकता दे सकती हैं। शिक्षा और कौशल से महिलाएं अपने
मेरे वार्ड नंबर 2 में नालियाँ जो है नालियाँ तो बन चुकी हैं, लेकिन परंतु नालियों का निकास नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में मैंने चेयरमैन साहिबा को मुझे अवगत कराया। इस अवगत कराने के बाद चेयरमैन साहिबा ने वो आश्वासन दिया कि इसका समाधान हो जाएगा। जनता दरबार ये वार्ड नंबर 2 में जनता दरबार लगाया गया है। इसमें नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा उनके सामने हमने अपनी सारी समस्याएं रखी गई, जैसे सड़क की है, नाली की है और ये जो गंदा पानी आ रहा है, इस चीज़ के बारे में सारी अपनी समस्याएं रखी, तो उन्होंने हमें जल्दी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीएफ मशीन की स्थापना की योजना पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा है कि आईवीएफ तकनीक को संस्थान में लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। निसंतान दंपतियों को आधुनिक प्रजनन तकनीक की सुविधा कम लागत पर मिल सकेगी। मशीन की स्थापना के लिए जरूरी संसाधन और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम की व्यवस्था भी की जा रही है। सबसे बड़ा और सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज है पूरे प्रदेश का, तो आईवीएफ की डिमांड आपने सही कहा कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि सारे में जो है आईवीएफ सेंटर, सारे में बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं, लेकिन सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं। जैसे अगर आप यूपी मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यूपी में केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में, वहाँ पे आईवीएफ की सुविधा करीब 10 महीने पहले हुई भारी बारिश के चलते रानीखेत स्थित राजकीय चिकित्सालय का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया। अस्पताल के 2 वार्ड बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और प्रशासन ने कई बार इसका निरीक्षण किया, लेकिन अब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका। खबर हरिद्वार से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही अवैध सोडा यूनिट पर छापेमारी की। गंदगी का अंबार देखने को मिला। कांवड़ मेले से पहले डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। एसएसपी महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। सर्किल पे सभी थानों को जो है अवगत कराया गया है कि जितने भी शराब बेचने की, कसीदगी की प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसी क्रम पे जो है दिनेशपुर थाना अध्यक्ष द्वारा दिनेशपुर पुलिस ने ग्राम तिलपुरी स्थित जंगल में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 2000 लीटर अवैध लहन और 2 प्लास्टिक के ड्रम के साथ ही भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध शराब बनाने वाले माफिया फरार हो गए। पुलिस क्षेत्र अधिकारी राम वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। तो ये जो सोडा बनाने वाले, लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है। लक्सर में एक युवक कीको बेरहमी से पीटा गया है। रंजीतपुर की बात करें तो हम रंजीतपुर रायघटी गांव में एक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। खंबे से बांधकर लाठी डंडों से इसको जमकर पीटा गया। युवक के परिजनों ने पिटाई करने वाले 5 लोगों के खिलाफ अब तहरीर दी है। एक्सपीरियंस द हिमालय के गाइड दीपक राणा ट्रैकर को हिमालय की सैर करवा रहे हैं। जो ट्रैकर हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, उनके लिए उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के दरवाजे खुले हुए हैं। एक्सपीरियंस द हिमालय के गाइड दीपक राणा ने हाल ही में बेंगलुरु के 4 यात्रियों को गंगोत्री से तपोवन की सैर करवाई। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक वेदर अच्छा है, थोड़ा चिली है, बट अभी तक का ट्रैक तो बहुत अच्छा रहा है। इट्स नॉट टैक्सिंग एट ऑल, मतलब आसान है। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है डिफिकल्ट वाला पार्ट जो आगे है। खबर है ऋषिकेश से। ये एक मामला ऐसे रोगी का है जो मात्र 27 साल की उम्र में एक ऐसे ट्यूमर की वजह से घातक बीमारी की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उठ बैठ नहीं पा रहा था। पिछले 6 महीने से बिस्तर पर जी रहे यूपी के संभल जिले के इस रोगी की बाईं जांघ में कद्दू के आकार से भी बड़े लगभग 35 किलो के ट्यूमर को देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान हैं। ये कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था। लगातार बढ़ रहे इसके साइज और बढ़ती बीमारी के चलते रोगी कभी भी जीवन खो सकता था। सही बात है, क्योंकि एक 27 साल का नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांघ में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी ज़िंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर रहा, जी नहीं पा रहा था।
इस इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ये चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करें। हमने टीम के साथ मिलके इस ट्यूमर को निकाला। ये ट्यूमर मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयाँ करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुँचा और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।